अब हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट के बारे में। तो मॉलिक्यूलर स्टेजिंग में अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। पहला होता है जीनोमिक, दूसरा होता है प्रोटियोमिक, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर बायोमार्कर यूज़ करते हैं हम लोग। और इससे जो रहता है हम जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती थी उसको बेसिकली हम लोग ऑगमेंट करते हैं। फिर अगर हम बात करें सबसे पहले इसको क्यों यूज़ करते हैं रैशनल, तो जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जैसे कि सीरम पीएसए हम लोग जो यूज़ करते हैं, ग्लीसन इसको यूज़ करते हैं, टीएनएम, तो ये जो रहता है ये ये नहीं बता पाते हैं कि कैंसर इंडोलेंट है या एग्रेसिव है। तभी हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक्टिव सर्विलांस पे रखते हैं या वॉचफुल वेटिंग पे रखते हैं। तो ये जो रहता है इंडोलेंट और एग्रेसिव को डिस्टिंग्विश करने में बहुत लिमिटेड होते हैं। फिर अगर हम बात करें जो ये मॉलिक्यूलर क्लासिफायर है, तो इससे हम किसी भी बीमारी का बायोकेमिकल रिकरेंस पता कर सकते हैं, मेटास्टेसिस होगा कि नहीं, और कैंसर से रिलेटेड जो स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी है तो वो भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है हम किसी भी ट्रीटमेंट में अगर डिसीजन लेना है हमें, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के केस में काफ़ी हेल्प करता है। बेसिकली अगर किसी को एक्टिव सर्विलांस देना है या डेफिनेटिव थेरेपी प्रोवाइड करना है तो ये मदद करता है। तो ये जो 3 बेनिफिट होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर इंडोलेंट और एग्रेसिव डिजीज़ को डिफरेंशिएट करता है, दूसरा जो रहता है रिकरेंस मेटास्टेसिस और कैंसर स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी जो रहता है उसको प्रेडिक्ट करता है, और तीसरा ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोमार्कर्स, तो सबसे पहला जो रहता है वो होता है जीनोमिक क्लासिफायर। जीनोमिक क्लासिफायर की बात करें तो ये यूजुअली जो रहता है सर्जरी के बाद या बायोप्सी के बाद यूज़ करते हैं, और इससे जो रहता है हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जीनोमिक क्लासिफायर में सबसे पहला जो है वो है डेसिफर। तो डेसिफर जो रहता है यूजुअली हम पोस्ट सर्जरी यूज़ करते हैं रेडिकल प्रोस्टेट करने के बाद, और रेडिकल प्रोस्टेट करने के बाद जब हमें ये देखना रहता है कि मेटास्टेसिस का रिस्क कितना है, तो मेटास्टेटिस के रिस्क को डेसिफर करने के लिए हमने डेसिफर कोड बनाया है, और इसमें जो रहता है बेसिकली 22 जीन्स होते हैं। तो 22 जीन जो रहते हैं ये डेसिफर करते हैं कि मेटास्टेसिस होगा कि नहीं ऑपरेशन के बाद। तो इससे हमें हेल्प क्या मिलती है कि अगर हमें एडजुवेंट थेरेपी देना है या सैल्वेज रेडिएशन देना है तो हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। फिर जो दूसरा टेस्ट रहता है बात करें तो वो रहता है ऑन्कोटाइप डीएक्स। ऑन्कोटाइप डीएक्स को जो रहता है दूसरा नाम उसका जीपीएस स्कोर भी होता है, मतलब जीनोमिक प्रोस्टेट स्कोर। तो ऑन्कोटाइप डीएक्स की बात करें तो इसमें जो बेसिकली ये बायोप्सी के बाद होता है। तो बायोप्सी जब हम कराते हैं तो उसके बाद जो टोटल 17 जीन जो रहते हैं उनको एसेस करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जो रहता है इसकी पैथोलॉजी कैसी होगी, एडवर्स पैथोलॉजी, और ये बीमारी जो है प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे हम लोग बायोप्सी करने के बाद हमने कोई पेशेंट आया, हमने ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी किया, बायोप्सी करने के बाद फिर उनको टाइप डीएक्स कराया, उनको टाइप डीएक्स कराया। तो इससे जो रहता है फिर फाइनली हम एक्टिव सर्विलांस देना है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। तो एक्टिव सर्विलांस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर जो अगला रहता है टेस्ट वो रहता है प्रोलैरिस। तो प्रोलैरिस की बात करें तो प्रोलैरिस जो रहता है वो सेल साइकिल प्रोग्रेशन जीन जो रहता है सीसीपी जीन उसको मेजर करता है। अब सीसीपी जीन नाम से पता चल रहा है कि सेल साइकिल में एक ऐसा जीन होता है जो प्रोग्रेस करता है। तो अगर ये प्रोग्रेस करेगा तो डिजीज जो रहेगा वो बेसिकली एग्रेसिव होगा, तो डिजीज एग्रेसिवनेस पता चलता है। और जब डिजीज एग्रेसिवनेस पता चलेगा तो इससे हम बेसिकली पेशेंट को स्ट्रेटिफाई कर पाएंगे रिगार्डिंग एक्टिव सर्विलांस या डेफिनेटिव थेरेपी। तो ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ऑन्कोटाइप डीएस की तरह ही है। फिर अगला एक और जो बायोप्सी टिश्यू पे बेस्ड होता है वो होता है प्रो मार्क टेस्ट। तो प्रो मार्क जो रहता है अगर हम बात करें प्रो मार्क और ऑन्कोटाइप डीएक्स ये दोनों बायोप्सी टिश्यू पे रहते हैं, और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें ऑन्कोटाइप डीएस में जीन चेक कर रहे थे, जबकि प्रो मार्क में नाम से पता चल रहा है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बेस्ड ऐसे होता है, और ये भी जो रहता है एक तरीके से डिजीज एग्रेसिवनेस बताता है कि डिजीज कितना एग्रेसिव है, और एडवर्स पैथोलॉजी बताता है। तो ये पहला हो गया जीनोमिक। जीनोमिक की बात करें तो जीनोमिक जो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है तो उसमें पहला जीनोमिक में पहला जो रहता है डेसिफर, फिर दूसरा है ऑन्कोटाइप डीएक्स, तीसरा है प्रोलैरिस, और चौथा है प्रोमार्क। तो इसमें जो ऑन्कोटाइप डीएक्स और प्रोमार्क है वो बायोप्सी टिश्यू पे बेस्ड होते हैं, जिसमें ऑन्कोटाइप डीएक्स जीन पे बेस्ड होता है, प्रोमार्क जो रहता है प्रोटीन पे, और प्रोलैरिस जो रहता है वो सीसीपी जीन
मेजर करता है, जबकि डेसिवर की बात करें तो वो जो रहता है रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस आफ्टर रेडिकल प्रोस्टेट बताता है। फिर अगला जो रहता है मॉलिक्यूलर सब टाइप। तो मॉलिक्यूलर सब टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है बेसिकली बेस्ड होता है कैंसर जीनोम एटलस पर। द कैंसर जीनोम एटलस, जिसको TCGA भी बोलते हैं। तो ये जो रहता है बेस्ड ऑन जो म्यूटेशन होता है या फ्यूजन होता है उसके बेसिस पे जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले जो रहता है वो ERG जीन फ्यूजन से होता है। ERG जीन फ्यूजन में अगर हम बात करें तो टेम्परस 2 ERG फ्यूजन जीन होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है इन केस ऑफ लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर। तो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर की बात हो रही है, और उसमें जो 50% प्रोस्टेट कैंसर होते हैं उसमें जो रहता है ERG जीन फ्यूजन होता है। तो ERG जीन फ्यूजन 50%। फिर दूसरा जो म्यूटेशन होता है वो होता है SPOP म्यूटेशन। तीसरा जो म्यूटेशन होता है वो होता है FOXA1 म्यूटेशन, और चौथा जो रहता है वो रहता है IDH1 म्यूटेशन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी म्यूटेशन पता चलते हैं, जैसे ATM जीन म्यूटेशन, BRCA2 म्यूटेशन, फिर CHEK2 म्यूटेशन, फिर IDH1 तो हमने देख लिया। तो ये सब जो म्यूटेशन होता है इनके बेसिस पे हम जो रहता है टारगेटेड थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी हमें अगर जानना रहता है तो हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। उन टारगेटेड थेरेपी से हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो अगला है वो है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूलर डाटा है उसको यूज करके हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग जो रहता है डिफरेंट नोमोग्राम और रिस्क कैलकुलेटर्स यूज करते हैं। अगर हम बात करें नोमोग्राम और रिस्क कैलकुलेटर्स की, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स यूज करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं नोमोग्राम और रिस्क कैलकुलेटर में, और ये बेसिकली 3 चीजें बताते हैं। अगर हम बात करें तो पहला रहता है बायोकेमिकल रिकरेंस, जो हमें जानना रहता है। दूसरा मेटास्टैटिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है रिस्पॉन्स टू रेडिएशन और सर्जरी। तो इसका जो हमने डिस्कस किया क्या क्लिनिकल यूटिलिटी होगा, क्या यूजेस होंगे। तो हम लोग जो सबसे पहले अगर बात करें ट्रीटमेंट से पहले प्री ट्रीटमेंट, तो प्री ट्रीटमेंट जो है हम उन पेशेंट्स को पता कर सकते हैं जिनको एक्टिव सर्वेलेंस की ज़रूरत है, और ओवर ट्रीटमेंट जो रहता है इन लो रिस्क पेशेंट अवॉइड कर सकते हैं। फिर जो अगला है वो है पोस्ट प्रोस्टेटेक्टमी। पोस्ट प्रोस्टेटेक्टमी जब हमने ऑपरेशन कर लिया है तो ऐसे में हम उन पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्हें एडजुवेंट थेरेपी की ज़रूरत है, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसमें मेटास्टेसिस होगा। तो ये एक और बेनिफिट होता है। तीसरा जो यूटिलिटी होता है वो हम बायोकेमिकल रिकरेंस के बारे में पता कर सकते हैं। तो बायोकेमिकल रिकरेंस जो रहता है हम बिफोर हैंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसमें सैल्वेज रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 क्लिनिकल यूटिलिटी है। एक जो है इलाज करने से पहले, एक सर्जरी करने के बाद, और सर्जरी करने के बाद जो है हम एक तो देखते हैं कि मेटास्टेसिस कितना है, और दूसरा बायोकेमिकल रिकरेंस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। बात करें लिमिटेशंस की इन मॉलिक्यूलर टेस्ट की, तो जो लिमिटेशंस होता है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। फिर इन पे अभी भी फर्दर वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और जो प्रोस्पेक्टिव डेटा है काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ नए रिसेंट एडवांसेस है उसमें है लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी की बात करें तो इसमें बेसिकली सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होती हैं और सर्कुलेटिंग फ्री DNA होता है। फिर दूसरा जो रहता है हम इन मॉलिक्यूलर डाटा को यूज़ करते हैं विथ इमेजिंग। तो इससे क्या होता है एक्यूरेट स्टेजिंग हम कर सकते हैं, स्पेशली विथ PSMA पेट। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर स्टेजिंग की, तो मॉलिक्यूलर स्टेजिंग जो रहता है की अगर हम बात करें तो वो जो रहता है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प करता है प्रोस्टेट कैंसर में। और जो ट्रेडिशनल टूल था जिसमें हम लोग जो पेशेंट का था एक पूरा ब्लैंकेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे, इसकी मदद से मॉलिक्यूलर स्टेजिंग की मदद से हम जो रहता है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो रहता है ट्रीटमेंट सिलेक्शन इम्प्रूव हो गया है, हम ओवर ट्रीटमेंट अवॉइड कर सकते हैं और ऑन्कोलॉजिकल आउटकम जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये रहता है मॉलिक्यूलर स्टेजिंग।